आइए हम लोगों ने सबसे पहले फाइनेंशियल सिस्टम का जिक्र किया था। उस फाइनेंशियल सिस्टम में हमने ये भी जिक्र किया था कि अगर हमारा फाइनेंशियल नीड है, यानी कि कंपनी को किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए, चाहे वो प्रोजेक्ट सर्विस से रिलेटेड हो या फिर वो जो है वो आपका गुड से रिलेटेड, दोनों में से किसी भी तरह की चीज के लिए अगर कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी ये फंड रेज कर सकती है मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में। इस मार्केट को हम लोगों ने पहले देखा था कि किस तरह से ये मार्केट मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में बटा हुआ है। फर्दर हमने इसके बारे में सिक्योरिटीज मार्केट, फिर प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट सब कुछ देखा था। अब उसके बाद हम आए थे इसके प्रोडक्ट पे, फाइनेंशियल प्रोडक्ट पे, जिसे सिक्योरिटीज एंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। वेरियस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमने देख लिए। अगर किसी इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करना था तो किस तरीके से वो अपने रिस्क लेने के एपेटाइट के बेसिस पे, रिटर्न के जो है वो बेसिकली जो है वो कहिए कि एक्सपेक्टेशन को लेकर के, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स को लेकर के कि उसे फिक्स जो है वो अमाउंट चाहिए या उसे कैपिटल एप्रिसिएशन ज्यादा चाहिए, बड़े सारे एस्पेक्ट थे उसे वो कंसीडर करता और उसके बाद जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगाता। लेकिन अब बात यह आती है कि कंपनी भी इसी तरह से अपने चीजों को एनालाइज करती है कि मेरे लिए इस समय किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए फंड लेना क्या है आसान है। हो सकता है कि कंपनी के इक्विटी पे जो है वो लोगों को ज्यादा भरोसा हो, या कंपनी के इक्विटी को ज्यादा लोग लेना चाह रहे हो, या हो सकता है कि उल्टा हो, इक्विटी को ज्यादा नहीं लेना चाह रहे हो, लेकिन अगर कंपनी डिवेंचर या बॉन्ड या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट इशू करती है जिस इंस्ट्रूमेंट फिक्स रिटर्न मिल सकता है, तो ऐसे केस में जो है वो ज्यादा जो है वो अगर सोच रहे हैं लोग तो कंपनी उसी तरह का इंस्ट्रूमेंट क्या करती, इशू करती। लेकिन अब ये इंस्ट्रूमेंट कैसे पहुंचे लोगों तक, और लोगों का पैसा जो उन्होंने तय कर लिया कि इस इंस्ट्रूमेंट में लगाना, इस कंपनी में लगाना है, वो कैसे वहां तक पहुंचे। इन चीजों को लेकर के हमारे पास हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का आया तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जिसे कहते हैं इंटरमीडियरीज। इसी इंटरमीडियरीज को हमने पढ़ना शुरू किया था, हमने डिस्कस किया था कि इंटरमीडियरीज के मेजर 3 काम है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट दिखता है, वो है इन्वेस्टर और इशूअर, इनके बीच में चेन का काम करना, कड़ी का काम करना, मीडिएटर का काम करना, ताकि कंपनी जो इशू जो है वो ला रही है, वो इशू जो है वो इन्वेस्टर तक पहुंच जाए, और इन्वेस्टर जो है जो भी पैसे दे रहे हैं वो कंपनी तक पहुंच जाए। इसके लिए अलग अलग तरह के जगह पे अलग अलग तरह का काम है, वो अलग अलग तरह के काम अलग अलग तरह के इंटरमीडियरीज करते हैं। यानी मीडिएटर का काम करना, चेन का काम करना, जिसका एग्जांपल मैंने दिया था, एक तरह से प्रॉपर्टी डीलर है जैसे नॉर्मल मार्केट। दूसरा फिर हमने कहा था कि इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करना, इन्वेस्टर को एक तरह से कहिए तो हेल्प करना, उनको एडवाइस देना, एडवाइजरी नेचर का, ये हो गया दूसरा काम। तीसरा हो गया सेम इशूअर को फैसिलिटेट करना, हेल्प करना, एडवाइस देना, किस चीज में, कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट इशू करे, किस तरह से इशू करे। और जब इन्वेस्टर पे आते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगाएं, किस तरह से लगाएं, कब निकले, इस तरह की चीजों को। तो ये मेजर जो 3 काम था, इसके लिए बड़े सारे इंटरमीडियरीज, जैसे इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे वैसे इंटरमीडियरीज भी बहुत सारे। ये इंटरमीडियरीज कहीं कुछ गड़बड़ घोटाला तो नहीं कर रहे, कहीं ये कुछ जो है वो ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिससे इन्वेस्टर चीटेड होंगे या कंपनी के साथ वो जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं, किसी भी तरफ उन्हें बायस ना हो। इसके लिए सेबी ने अलग अलग इंटरमीडियरीज के लिए अलग अलग रेगुलेशन बनाए और कहा कि अगर कोई इंटरमीडियरीज बनना चाहता और इस कैपेसिटी में काम करना चाहता है, आप इंटरमीडियरीज बने, इसका तो ये नहीं कि सारे इंटरमीडियरीज बन गए, ये नहीं कि आप मर्चेंट बैंकर भी बन गए, आप अंडरराइटर भी बन गए, आप डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट भी बन गए, डिपोजिटरी भी बन गए। डिपेंड करता है कि कौन कौन सा आपने जो है वो लाइसेंस लिया है, किस किस तरह के इंटरमीडियरीज के कैपेसिटी में काम करने का लाइसेंस लिया है। हाँ, क्या आप मल्टीपल जो है वो एक से ज्यादा तरह के इंटरमीडियरीज बन सकते हैं, तो ये सेबी ने बेसिकली जो है वो दिया हुआ है कि किस किस तरह के इंटरमीडियरीज आप बन सकते हैं। यानी अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक से ज्यादा फुलफिल करते हैं, कुछ केसेस में, कुछ तो ऐसा है कि सिर्फ आप उसी तरह के इंटरमीडियरीज का काम कर सकते हैं और कोई दूसरा इंटरमीडियरीज नहीं बन सकते, लेकिन कुछ ऐसे भी इंटरमीडियरीज है जहां पे आप मल्टीपल इंटरमीडियरीज बन सकते हैं, बशर्ते जो रेगुलेशन उन्होंने बनाए हैं इंडिविजुअल इंटरमीडियरीज के लिए उसको कंप्लाई कीजिए, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, कंप्लायंसेस दिया हुआ है, उसको फुलफिल करिए और क्या बन जाइए, इंटरमीडियरीज बन जाइए।
तो बहुत सारे इंटरमीडिएरीज में हमें जो इंटरमीडिएरीज पढ़ना है वो ये सारे इंटरमीडिएरीज है जो हमें पढ़ना है। मैंने ये भी आपको कहा था कि इन इंटरमीडिएरीज को इसीलिए थोड़ा जानना जरूरी, इसलिए इस समय हम कर रहे हैं, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे अपने सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे, ये सारे इंटरमीडिएरीज बहुत बार आएंगे और ऑटोमेटिकली इनके सारे काम हमें खुद लर्न हो जाएंगे। लेकिन इस समय इसीलिए जानना जरूरी है ताकि उस समय ये बिल्कुल नया सा ना लगे। लेकिन अभी जिस इंटरमीडिएरीज के काम को जानने में अगर हमें लगेगा कि नहीं भाई इनके ये काम है, ये सब लगता है रखना पड़ेगा, जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता जाएगा इस समय जरूर लगेगा कि सारे काम तो रखने पड़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे जो है वो क्या हो जाएंगे, आपको लर्न हो जाएंगे। तो यहाँ पे चीजों को समझ लीजिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इतने बार रिपीट होगा कि इसका एन नंबर ऑफ टाइम आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इन इंटरमीडिएरीज को हमने पढ़ना शुरू किया था। सबसे पहले हमने मर्चेंट बैंकर को देखा था, और मर्चेंट बैंकर के बारे में हमने बात की थी कि किसी भी इशू के दौरान, पब्लिक इशू के दौरान मर्चेंट बैंकर का अपॉइंटमेंट कंपलसरी है, और ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएरीज है। पब्लिक इशू से रिलेटेड कहिए आपके 70% काम को देखने के लिए ये आपके जो है वो मर्चेंट बैंकर है। फिर मर्चेंट बैंकर में हमने देखा था कि कितना नेटवर्थ होने पे आप क्या बन सकते हैं, मर्चेंट बैंकर की तरह काम कर सकते हैं। और ये भी आपको बताया था कि इस चैप्टर में चेंजेस आते हैं, तो इसीलिए इसको लास्ट में जाकर के अगर कोई चेंज आते हैं तो हम लोग फिर से जो है आपको वो बतला देते हैं या वीडियो अपलोड कर देते हैं, आप तक नोट्स पहुंच जाता है। क्योंकि ये इंस्टीट्यूट नहीं चेंज करती, ये सेबी चेंज करता है। इंस्टीट्यूट आपके साथ कह सकती है कि हम इतने दिन में आए चेंजेस को करेंगे, सेबी कभी भी चेंज कर देती है। लेकिन सेबी जो ये चेंज करती है उसके बाद गाइडलाइन इंस्टीट्यूट देता है कि इस चेंज को हम इस बार लेंगे या अगले एग्जाम में लेंगे, जो भी रहेगा हम लास्ट में इसको फाइनली देख लेंगे। तो ये जो हमारा है नेटवर्क, ये नेटवर्क मिनिमम 5 CR होना चाहिए और आप बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा मर्चेंट बैंकर है तो सारे लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट देंगे। अगर एडीआर, जीडीआर, एफसीसीबी, एफसीईबी, इक्विटी शेयर, इनमें से किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं, राइट इशू कर रहे हैं या प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं, टेक ओवर करने के लिए जा रहे हैं, मर्जर अमलगमेशन कर रहे हैं, इन जितने भी तरह के काम को आप करने के लिए जाएंगे, इन सारे जगहों पे आपको किनको अपॉइंट करना जरूरी है, मर्चेंट बैंकर को। चलिए, तो यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया था। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताइए, यहां तक में कहीं कोई गिला शिकवा दुख दर्द, वरना ग्रीन सिग्नल दीजिए, आगे बढ़ेंगे। बढ़े आगे? यस सर। चलिए, अब आते हैं हम दूसरे इंटरमीडिएट पे, इसका नाम है रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। दो वर्ड इसमें छुपा हुआ है, एक है रजिस्ट्रार टू एन इशू और दूसरा है शेयर ट्रांसफर एजेंट। एकदम ध्यान से बात को समझिएगा। इस इंटरमीडिएट आरटीए का मतलब ही जो है वो नीचे है, रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। इसका मतलब आप देखिए किस तरह से ये दो कामों को करती है। अब इनके दोनों काम को एक एक करके देखना होगा। रजिस्ट्रार टू एन इशू में क्या काम करते हैं और शेयर ट्रांसफर एजेंट में जो है वो क्या काम करते हैं। फिर देखेंगे इनके कैपिटल जो है वो एडिक्वेसी को लेकर के, और इनका इशू से पहले, इशू के दौरान, इशू के बाद क्या क्या काम है। इसका थोड़ा ज्यादा कंटेंट जो है वो आपको दिया हुआ है, लेकिन पहले जरा एक जनरल पूरी बात को समझ लीजिए ताकि जब हम पॉइंट वाले चीज पे जाएं तो आपको दिक्कत ना हो। ध्यान से सुनिएगा क्या मतलब है इसका, क्या ये कहना चाह रहा है। जब भी कोई इशू होता है तो होता क्या है कि अलग अलग जगहों पे फॉर्म रखे हुए होते हैं। फॉर्म का मतलब होता है एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको आप फिल करते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो है कुछ एम्प्लॉयमेंट न्यूज और न्यूज़पेपर के साइज का होता है, जो आपको दिखेगा। सॉफ्ट कॉपी तो मैं आपको दिखला दूंगा जब हम लोग आएंगे डिपोजिट में। अभी मैं बस हार्ड कॉपी दूर से ही आपको दिखलाता हूँ ताकि आप जो है ये देख सकें कि किस तरह का होता है। ये इस तरह का जो है वो कहिए एप्लीकेशन फॉर्म की तरह होता है। इरादा सिर्फ ये दिखलाने का है कि ये कितना बड़ा किस तरह का होता है। इससे मत परेशान होगा, सब कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि स्कैन किया हुआ है। एक एक चीज आपको दिखेगा, जूम कर करके आप देख पाएंगे, सब दिखलाऊंगा तो वो आएगा जब समय देखेंगे। अभी ये देख लीजिए कि इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म ये होता है, और ये एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे इसमें पेजेस होते हैं जिसमें कंपनी का ये ऑफर डॉक्यूमेंट है बेसिकली, और इसमें जो है उन्होंने चीजों को लिखा हुआ है। पहले पेज पे जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसे आप कट करके जो है वो ऊपर के पोर्शन को भरते हैं, नीचे एक्नॉलेजमेंट स्लिप होता है और भीतर छोटे छोटे कुछ इंफॉर्मेशन दिए होते हैं। ये आप अगर देखेंगे कभी
मैं तो दिल्ली का आपको बता सकता हूँ, बहुत सारे जगहों पे, राजेंद्र प्लेस और ऐसे जगहों पे जिधर ऑफिस बहुत ज्यादा है, जैसे ये आपका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, यानी जिसको सीपी भी कहते हैं, तो ये आपका एक कोने में लगा रहेगा। अगर कभी आप सीपी गए हैं, व्हाइट वाला जो भी आपका बिल्डिंग होता है, व्हाइट बिल्डिंग देखिए आप, अलग अलग जो ब्लॉक है सिटी में, कोई घूमे हैं सिटी? यस सर। यस। अगर सिटी में आप वहां घूमे तो अगर किसी कोने में आपकी नजर पड़े, नॉट टेकिंग एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोने में आपको कुछ और भी दिख सकता है, लेकिन अगर आपको जो है वहां कोने में देखेंगे, किसी कोने में आपको इस तरह का पूरा बंडल सा रखा हुआ रहेगा और उसके ऊपर एक ईंट रखा रहता है, ईंट या पत्थर। आप आराम से जाइए, एक उठा लीजिए, दो उठा लीजिए, कोई नहीं देखता, ना कोई कुछ पूछता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलिएगा सर तब तो अच्छा है, रद्दी वाले को, कबाड़ वाले को ले जाएंगे, बोलेंगे तौल लो। नॉर्मली लोग ऐसा नहीं करते, उस इलाके में कबाड़ वाला और रद्दी वाला नहीं आता अपना ठेला लेकर के, इसीलिए ये प्रैक्टिस चल रहा है। तो वहां से आप एक उठाया, आपने इसको पढ़ा, देखा, ये पढ़ा, उसके बाद इसके पेज को भरा आपने, भरने के बाद ये जमा होगा। अलग अलग तरह के इंटरमीडियरीज हैं जिनके सहारे ये जमा होता जाएगा और एक फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, जहां ये चीज जो क्या कर दिया जाएगा, रख दिया जाएगा। जब आप ये फिल करते हैं तो यहाँ पे एक सिग्नेचर भी होता है, जो सिग्नेचर आप करते हैं, ये सिग्नेचर जो है वो हमेशा मैच किया जाएगा जब भी आप कोई ट्रांसफर या कोई भी ऐसा काम करेंगे जो आपके शेयर्स को ट्रांसफर करने से रिलेटेड रहेगा, या शेयर्स जो है वो स्प्लिट करने से रिलेटेड रहेगा। ऐसा कोई भी चीज अगर रहेगा, किसी भी तरह का शेयर से रिलेटेड रिक्वेस्ट करेंगे आप, तो वो इस सिग्नेचर को क्या करेंगे, मैच करेंगे कि ये सिग्नेचर आपका मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर वो सिग्नेचर मैच नहीं होगा तो इसका मतलब माना जाएगा कि ये आपके द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो आपने इसे भर लिया, भरने के बाद आपने जो है इसे बैंक किया, और जो बीच में लोग हैं उनके जरिए जो इसे क्या कर दिया, पहुंचा दिया। ये फाइनली पहुंचेगा रजिस्ट्रार टू इशू। किसके पास पहुंचा, रजिस्ट्रार टू इशू। आरटीए का दो काम है, पहला काम रजिस्ट्रार की तरह है, ध्यान से भी सुनते जाइएगा। जब वो रजिस्ट्रार की कैपेसिटी में काम करता है तो क्या करता है, शेयर इशू होने से पहले रजिस्ट्रार की कैपेसिटी में ये उनके पास जमा हुआ, वो इसमें से नोट करता जाएगा किसने कितने के लिए क्या क्या अप्लाई किया है, और अपने सेफ कस्टडी में जो है वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को रखेगा जहाँ पे सिग्नेचर वगैरह है। ठीक उसी तरह से जैसा आपका जो है जब अकाउंट ओपन करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो जो फॉर्म लोग रखते हैं अपने पास बैंक वगैरह स्पेसिमेन कॉपी के तौर पे, ठीक वैसे ही रजिस्ट्रार अपने पास रख लेगा। रख लिया रजिस्ट्रार अपने पास, रजिस्ट्रार जब इसे अपने पास रख लेगा उसके बाद क्या होगा, अब वो इसमें से प्रोरेटा बेसिस पे अलॉटमेंट करेगा। अगर कंपनी ने कहा था कि हम जो है वो 1000 शेयर इशू कर रहे हैं, तो वो देखेगा कि भाई ए से जो है वो 10 शेयर का रिक्वेस्ट, बी से जो है वो 20 शेयर का रिक्वेस्ट, ऐसे ही करके सी से 5 शेयर का रिक्वेस्ट करते करते वो टोटल ऐड करेगा कि टोटल रिक्वेस्ट कितने हो गए। तो देख रहा है कि भाई 10,000 शेयर्स का रिक्वेस्ट आ चुका है। अब देना है 1000, तो प्रो रेटा बेसिस पे इसका अलॉटमेंट करना है, जहां मर्चेंट बैंकर की मदद से आरटीआई ये काम करेगा। अब उसके पास ये आ गया, इस समय वो क्या कहलाया, रजिस्ट्रार टू इशू। प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट हुआ, लोगों को जो है वो शेयर सर्टिफिकेट वगैरह पहुंचा दिए गए। रजिस्ट्रार टू इशू की तरह काम करने का उनका काम खत्म हो गया, ये कैपेसिटी में काम खत्म। अब क्या होगा, अब जब कंपनी के शेयर इशू हो गए, कुछ दिनों के बाद जो है वो किसी को ये शेयर ट्रांसफर करना है। याद है एक बार मैंने ट्रांसफर करने वाला चीज आपको बताया ही था कि मान लीजिए कि प्रेरणा ने राशि से जो है वो शेयर लिया, अब वो राशि के नाम से शेयर ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, उनके पास शेयर सर्टिफिकेट आ गया, मान लीजिए यही शेयर सर्टिफिकेट है, ये शेयर सर्टिफिकेट ले लिया, और इस शेयर सर्टिफिकेट के साथ जो उन्होंने एक ट्रांसफर डेट लगा दिया, दोनों स्टेपल कर दिया, और स्टेपल करके ये भेजा जाएगा। ये जो भेजा जाता है वो फिर कंपनी के आरटीए के पास ही जाता है, या तो कंपनी खुद ही मैनेजमेंट करती है, या उन्होंने जब इंटरमीडियरी रख रखा है जिसे आरटीए कहते हैं तो उसके पास जाता है। ये चला गया आरटीए के पास, क्योंकि यहाँ जो सिग्नेचर है प्रेरणा का, ये बेसिकली सर्टिफाई सिर्फ कौन कर सकता है, आरटीए, शेयर ट्रांसफर एजेंट नहीं, बल्कि कौन, जो रजिस्ट्रार टू इशू की कैपेसिटी में, उन्हीं के पास तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है आपका। वो इस जो आपने शुरू में दिया था वो फॉर्म आरटीए के पास है, अभी जो आपने शेयर ट्रांसफर डेट दिया है वो इन दोनों को देखेंगे,
सिग्नेचर मैच हो रहा है। साथ ही साथ वो देखेंगे कि जो सर्टिफिकेट है इस सर्टिफिकेट ओरिजिनल है, तो सर्टिफिकेट ओरिजिनल है ये तो चेक कर ही लेंगे वो आसानी से, लेकिन ये जो सिग्नेचर वाला चीज है ये उनके पास डेटाबेस से अपना निकालेंगे स्पेसिमेन कॉपी और देखेंगे। सब कुछ अगर ठीक है तो क्या करेंगे, वो शेयर ट्रांसफर जो आपका है वहां पे लिख देंगे ये ट्रांसफर हो गया किनके नाम से, प्रेरणा से राशि के नाम पे चला गया, उनका नाम एंट्री कर देंगे मेंबर्स के लिस्ट में और नया शेयर सर्टिफिकेट बना करके वापस से भेज देंगे प्रेरणा को। अब प्रेरणा के पास नया शेयर सर्टिफिकेट आ गया तो वो दे देंगी राशि को और उनके बीच में डील हो जाएगा। ये जो इन्होंने काम किया ये काम था किसका, शेयर ट्रांसफर एजेंट का। जिस समय एप्लीकेशन दिया था उस समय वो किस कैपेसिटी में काम कर रहे थे, एप्लीकेशन जब दिया था तो कैपेसिटी क्या था आरटीए का, रजिस्ट्रार टू एंड इशू। अब जब ये ट्रांसफर वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं तो वो किस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, शेयर ट्रांसफर एजेंट के कैपेसिटी में। अब इसी को डिटेल में मैंने इनके ढेर सारे क्या किए हैं काम लिख दिए हैं, यानी कि इनका एक एस्पेक्ट हो गया कि जब ये इतना ही काम नहीं है, बड़े सारे ये काम करते हैं। प्री इशू, इशू से पहले भी बड़ी चीजों में मदद करते हैं, इशू के दौरान बहुत चीजों में मदद करते हैं, इशू के बाद भी करते हैं। तो सबसे पहले इनका दो जो अलग अलग काम है उसके बेसिस पे बाइफर्केशन किया कि रजिस्ट्रार टू एंड इशू के कैपेसिटी में ये क्या काम करते हैं, फिर शेयर ट्रांसफर एजेंट के कैपेसिटी में क्या काम करते हैं, पब्लिक इशू के पहले जब पब्लिक इशू हम करने जा रहे हैं तो पब्लिक इशू से पहले क्या क्या तैयारी में ये हमारी मदद करते हैं, पब्लिक इशू के दौरान ये हमारी क्या मदद करते हैं और क्या काम करते हैं, पब्लिक इशू के बाद ये हमारी क्या मदद करते हैं। तो हम देख रहे हैं रजिस्ट्रार टू एंड इशू का मतलब जो मैंने आपको समझाया है, यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ है, कलेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर इन्वेस्टर in respect of an issue, keeping proper record of application and money received from the investor or paid to the seller of the securities। जिस समय शेयर इशू किया जा रहा है उस समय असिस्टिंग बॉडी कॉर्पोरेट और पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन किस चीज में, देखिए बेसिस ऑफ अलॉटमेंट में अगर क्या हो गया, लेकिन लिखा हुआ है इन कंसल्टेशन विद स्टॉक एक्सचेंज, और भी लोग इस कंसल्टेशन में मदद करते हैं, मर्चेंट बैंकर भी मदद करते हैं। फाइनलाइजिंग द लिस्ट ऑफ पर्सन एंटाइटल्ड टू अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, भाई बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था और आपने खुद देखा था 1000 शेयर्स देने थे कंपनी को और कितना आ गया आपका 10,000 बेसिकली जो है वो आ गया। अगर ऐसा हुआ तो इस कैपेसिटी में क्या होगा, अगर आपने जो है वो किया कितना 1000 और आया कितना 10,000, तो वो प्रो डेटा बेसिस पे क्या किया जाएगा, प्रो डेटा बेसिस पे जो है वो अलॉटमेंट किया जाएगा। फाइनलाइजिंग द लिस्ट ऑफ पर्सन एंटाइटल्ड टू अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, प्रोसेसिंग एंड डिस्पैचिंग द अलॉटमेंट लेटर, किन किन लोगों को। अब अगर मान लीजिए कि आपको टोटल 10,000 का रिक्वेस्ट आया, आपको देना जो है वो 1000 है, तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो सक्सेसफुल होंगे जिनको मिलेगा, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं मिलेगा। आप सुनते होंगे जोमेटो या किसी का पब्लिक इशू आया तो कुछ लोगों को मिला, जितना उन्होंने अप्लाई किया था उतना नहीं मिला, उससे कम मिला, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको नहीं मिला। तो जिनको नहीं मिला उन्होंने भी तो पैसे तो एप्लीकेशन के साथ ही दे दिए थे। अगर आपने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया था और मान लीजिए कि शेयर का प्राइस जो है वो 100 रुपीज ईच था, तो 1000 का आपने तो ऑलरेडी चेक लगा करके दे दिया था। तो जिनको नहीं मिला उनका ये पैसा आना है। या अगर आपने जो है वो 10 के लिए अप्लाई किया था और आपको जो है वो मिला 5, तो आपके 50 रुपए वापस आने चाहिए। कहने का मतलब है जो सक्सेसफुल है फुल्ली, जिनको सारे के सारे शेयर्स दे दिए जितने का उन्होंने जो है क्या किया था एप्लीकेशन में बताया था, तो वैसे केस में क्या होगा, वैसे केस में उनको जो है वो उनका सर्टिफिकेट आ गया, अलॉटमेंट लेटर आ गया। जिनको जो है वो नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, उनका पूरा रिफंड आ गया। जिनको पार्शियली मिला तो पार्शियली अलॉटमेंट आ गया, सर्टिफिकेट आ गया, और पार्शियली क्या आ गया, रिफंड आ गया। ये उनका काम है। अब जब वो काम कर रहे हैं किस तरह से, शेयर ट्रांसफर एजेंट की तरह, तो शेयर ट्रांसफर एजेंट की तरह जब काम करेंगे तो मैंने आपको काम बता ही दिया पूरे डिटेल में कि किस तरह से वो सारी चीजों को मैच करेंगे जिन लोगों ने अप्लाई किया था। अगर वो लोग अब जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं तो शेयर ट्रांसफर डीड पे जो सिग्नेचर वगैरह है वो प्रॉपर होने चाहिए, प्रॉपरली मैच करने चाहिए। ये काम उनका हो गया कब, जब वो शेयर ट्रांसफर एजेंट के कैपेसिटी में है। यहाँ पे कहा गया कि अगर कोई कंपनी है, अगर उसने जो है डिपार्टमेंट और डिवीजन ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट, अगर उन्होंने खुद से अपना जो है वो शेयर ट्रांसफर एजेंट की तरह क्या किया है,
लिखा हुआ है, ऐसे केस में इफ एट एनी टाइम द टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इश्यूड एक्सीड 1 लाख, अगर कहीं भी आपने जितने भी लोगों को इंस्ट्रूमेंट दिया है, मैं टोटल शेयर्स की बात नहीं कर रहा हूं, नंबर ऑफ पर्सन कर रहा हूं, अगर आपने 1 लाख से ज्यादा लोगों के बीच में क्या किया है, शेयर इशू किया है, तो आपको एक अलग डिपार्टमेंट और डिवीजन बनाना पड़ेगा अपने कंपनी में। किस चीज के लिए? शेयर ट्रांसफर के लिए। अब मुझे एक चीज बताइए, कोई कंपनी ये सब काम करना चाहेगा? इससे कंपनी को कोई पैसा आ रहा है इन कामों से? जल्दी बताइए, या सिर्फ ये सरदर्द है कंपनी का? सोच के बताइए प्रैक्टिकली। कोई कंपनी करना चाहेगी? मुझे तो सरदर्द लगता है, आपको क्या लगता है? सर सरदर्द ही है। कंपनी के लिए सरदर्द है। कंपनी के पैसे खर्च हो रहे इन चीजों के लिए या नहीं हो रहे हैं? अलग से हो रहे हैं सर। यस सर। तो क्या कंपनी ऐसा करना चाहेगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों कर रही है? गाइडलाइन पढ़ना नहीं चाहते हैं, फिर भी बैठ के पढ़ रहे हैं। मान लीजिए अभी की नहीं, मैं और छोटे की बात कर रहा हूं, जो छोटे में बिल्कुल ही नहीं समझते थे, लेकिन पापा के डर से बैठे रहते थे या नहीं, पढ़ते थे या नहीं? यस सर। यही इनके पापा जी हैं। कौन है पापा जी? हाँ जी, यहाँ पे ये तैयार बैठे, इन्होंने बोला है कि या तो 1 लाख से ज्यादा लोगों में मत दो शेयर, और अगर आपके शेयर होल्डर की संख्या 1 लाख से ज्यादा होगी तो अलग से क्या बनाना पड़ेगा? डिवीजन। क्यों ऐसा करना पड़ेगा? ज्यादा लोग अगर होंगे तो आपको एक डेडिकेटेड डिवीजन बनाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा आपके पास क्या आएंगे? हर दिन ट्रांसफर का फॉर्म आएगा। अगर कम है तो कोई बात नहीं, जो आपका एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट है वही क्या कर लेगा? इसे संभाल लेगा। लेकिन अगर इतने ज्यादा आपके जो है शेयर होल्डर है, तो मुझे बताइए, क्या एग्जिस्टिंग लोग ही संभाल पाएंगे या डेडिकेटेड बनाना चाहिए? डेडिकेटेड बनाना। अगर इन्वेस्टर के एंगल से आप सोचिएगा, क्योंकि सेबी का तो ज्यादा कंसर्न अपने किससे है? इन्वेस्टर्स को लेकर के है, तो दोनों कैपेसिटी में आप काम इनके समझ गए। अगर वो काम कर रहे हैं किसमें? शेयर ट्रांसफर एजेंट की तरह, और ये है इनका रजिस्ट्रार की तरह काम करने का। अभी और भी चीज है, जब ये आरटीए रजिस्ट्रार टू इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट काम करते हैं, तो रजिस्ट्रार वाला काम बता दिया, शेयर ट्रांसफर एजेंट का काम बता दिया। क्या जरूरी है कि अगर मैं लाइसेंस लेने जा रहा हूं तो मैं आरटीए का लाइसेंस ले रहा हूं तो दोनों कैपेसिटी का लाइसेंस लो? सेबी चाहती तो ऐसा कर सकती थी, लेकिन सेबी ने यहां थोड़ा फ्रीडम दिया, थोड़ी लिबर्टी दी, और कहा कि अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ किस कैपेसिटी में काम करें? शेयर ट्रांसफर एजेंट की कैपेसिटी में। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है रजिस्ट्रार टू इशू के कैपेसिटी में काम करें, या आप चाहते हैं दोनों के कैपेसिटी में काम करें, तो आपको ये तीनों ऑप्शन हमने दे दिया। सुन रहे हैं बात को ध्यान से? आप तीनों ऑप्शन को में से किसी को भी ऑप्ट कर सकते हैं। आप दोनों कैपेसिटी में काम करना चाहे, मोस्ट वेलकम। लाइसेंस लेते वक्त आप कह दीजिए दोनों कैपेसिटी में काम करेंगे, आपको दोनों कैपेसिटी का लाइसेंस मिलेगा रिक्वायरमेंट फुलफिल करने पे। आप कहते हैं नहीं, हमें सिर्फ रजिस्ट्रार टू इशू का काम संभालना है, हमें शेयर ट्रांसफर एजेंट का माथापेची नहीं करना है। आप कहते हैं नहीं, हमें जो है रजिस्ट्रार टू इशू की तरह काम नहीं करना है, हमें शेयर ट्रांसफर एजेंट की तरह काम करना है। बाद में जितने भी कंपनी का इशू हो जाएगा, कोई भी कंपनी, जितनी भी कंपनी हमें बनाना चाहे शेयर ट्रांसफर एजेंट, हम उन सबके लिए काम करना चाहते हैं। आपकी मर्जी। मुझे खुद आप बताइए, अगर दोनों कैपेसिटी में काम करेंगे तो आपके पास ज्यादा वर्कफोर्स चाहिए, ज्यादा आपके पास जो है वो कैपिटल चाहिए, या कम चाहिए? ज्यादा चाहिए। नॉर्मल जनरल सेंस ही ये कहता है कि ज्यादा चाहिए। यही सेबी ने रखा है कि अगर आप जो है वो बोथ कैटेगरी में काम करते हैं तो आप क्या कहलाते हैं? कैटेगरी 1 आरटीए। अगर आप किसी एक कैटेगरी में काम करते हैं, ये नहीं बोला है कि आप जो है वो शेयर ट्रांसफर एजेंट बने या क्या बने, रजिस्ट्रार टू इशू, दोनों में से कोई एक अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आप क्या कहलाएंगे? कैटेगरी 2 आरटीए। कैटेगरी 2 आरटीए बनने के लिए इन्होंने जो है वो कितना बोला? नेटवर्क 25 लाख, कैपिटल एडिक्वेसी 25 लाख का, और दोनों क्या कैपेसिटी में है तो क्या हुआ? 50 लाख। 50 लाख। क्लियर है बात? अब ये सब ध्यान रखते जाना है। अब 3 समय में आपके ये काम करेंगे। पब्लिक इशू किस में आप इनको बुला रहे हैं? पब्लिक इशू से पहले देखिए ये क्या क्या काम करते हैं, पब्लिक इशू के दौरान क्या काम करते हैं, और इशू खत्म होने के बाद क्या करते हैं, यानी कि प्री इशू एक्टिविटीज ऑफ आरटीए, ड्यूरिंग इशू एंड पोस्ट इशू। ये तीनों काम है।
मैंने पहले ही कहा था, याद रखिएगा, जिस इंटरमीडिएरीज का जितना इन डेप्थ जो है वो आपकी इंस्टीट्यूट रिक्वायरमेंट मांगती है, हम लोग उसमें उतना जाएंगे। किसी में बस थोड़ा इंट्रोडक्शन मांगती है, थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे। आइए इनके प्री इशू एक्टिविटीज देखिए। सेंडिंग इंस्ट्रक्शन टू बैंक फॉर रिपोर्टिंग ऑफ कलेक्शन फिगर एंड कलेक्शन ऑफ एप्लीकेंट। कहा कि जब भी आपका जो है वो प्री इशू एक्टिविटी में बैंक वगैरह के साथ लाइजनिंग करके कि आप डिपॉजिट कर रहे हैं, आप जो है वहां पैसे जमा कर रहे हैं, जिस बैंक में ये पैसे वगैरह जमा हो रहे हैं, उन सबके साथ लाइजनिंग करके कि भाई किनके कौन से एप्लीकेशन और कितने पैसे आएंगे, ये सब हमें आप बताते रहेंगे, ये सारा कुछ पहले से अरेंज करेंगे। प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल इनपुट टू लीड मर्चेंट बैंकर एंड प्रिंटर्स रिगार्डिंग द डिजाइन ऑफ बिटकम एप्लीकेशन फॉर्म। किनको? यही जो बिटकम एप्लीकेशन फॉर्म है, इस एप्लीकेशन फॉर्म का डिजाइन क्या होगा, जहां ये छपने के लिए जाएगा, ये और प्रैक्टिकल इनपुट प्रोवाइड करना। प्रैक्टिकल इनपुट का मतलब होता है रियल लाइफ इनपुट प्रोवाइड करना कि भाई देखो ये कॉलम रखना, इस कॉलम को हटा देना, इस कॉलम की इस इशू में रिक्वायरमेंट नहीं है। फैसिलिटेट एंड एस्टैब्लिश इंफॉर्मेशन फ्लो सिस्टम बिटवीन क्लाइंट बैंक एंड मैनेजर टू एन इशू। या मैनेजर टू का इशू का मतलब हो गया लीड मर्चेंट बैंकर जो होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। बैंक्स, क्लाइंट, उन सबको क्या करना, फैसिलिटेट करना, और इंफॉर्मेशन का फ्लो यानी कि किस तरह से कलेक्शन सेंटर से लोग लेकर के जाएंगे, एप्लीकेशन बढ़ने के बाद किस तरह से डिपॉजिट करेंगे, कितना अमाउंट डिपॉजिट करेंगे, जब डिपॉजिट करेंगे तो उनको रिसीविंग जो है वो किस तरह से बैंक जो है वो देगी, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन फ्लो क्या करेंगे, बनाएंगे। लाइजनिंग विथ रेगुलेटरी अथॉरिटी, अगर कहीं किसी तरह के परमिशन वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट है या कहीं कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो उस कम्युनिकेशन को भी इनिशिएट करेंगे, उसमें मदद करेंगे। जो किसके साथ हो रहा है, सेबी के साथ या स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग को लेकर के या किसी और चीज को लेकर के हो रहा है, ये इशू से पहले का। जब इशू हो रहा है तो क्या करेंगे, कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ डेली कलेक्शन फिगर। हर दिन जितने दिन तक आपका इशू होना है, हर दिन का कलेक्शन करना और उसका रिपोर्टिंग करना कि आज टोटल इतने और शेयर्स आ गए। तभी आप सुनते हैं ना कि भाई इतने टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया, आज ही इशू होते ही, ओपन होते ही इतना परसेंट सब्सक्राइब हो गया, तो इतना परसेंट ज्यादा हो गया, जो भी है। तो ये उनका हर दिन कलेक्ट करना और कलेक्ट करने के बाद क्या करना, रिपोर्ट करना डेली बेसिस पे। कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फॉर्म्स फ्रॉम बैंक, जो भी आपका है डेटा है और जो भी फॉर्म बैंक के जरिए आ रहा है, आपने बैंक में जमा किया, बैंक कलेक्शन सेंटर रहता है इसलिए बैंक लिखा होगा, और भी कलेक्शन सेंटर होते हैं। हर कलेक्शन सेंटर से जो भी आया उस फॉर्म को कलेक्ट करना और उस डेटाबेस को भी कलेक्ट करना कि किस बैंक के जरिए कितना जो है वो फॉर्म आया है, किस जो है वो कलेक्शन सेंटर के जरिए कितना फॉर्म आया है। क्लाइंट और इंटरमीडिएरीज टू एन इशू, लाइजनिंग, अगर किसी तरह का कोई इशू है तो एक तरह से मीडिएशन करना किसके बीच में, इंटरमीडिएरीज जो और भी है, सिर्फ यही इंटरमीडिएरीज नहीं है, पब्लिक इशू के दौरान अंडरराइटर भी होते हैं, मर्चेंट बैंकर भी होते हैं, बड़े सारे होते हैं, ब्रोकर होंगे, जो भी होंगे, उन सब के साथ क्या करना, लाइजनिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना। जब आपका इशू खत्म हो गया तो क्या करेंगे, डाटा कैप्चरिंग एंड वैलिडेशन, फाइनल डेटा कैप्चर करना, रिकंसाइल करना कि हर दिन जो जो आपका डेटा था वो फाइनल डेटा से मैच कर रहा है या नहीं, जितने कलेक्शन सेंटर थे उन सबका रिकंसाइल करना कि हर कलेक्शन सेंटर ने जो कहा था हमने इतने एप्लीकेशन फॉरवर्ड किए वो सारे एप्लीकेशन फॉर्म आए कि नहीं। प्रोवाइड अल्टरनेटिव इन कंसल्टेशन विद क्लाइंट मर्चेंट बैंकर, देखिए आ गया ना, मर्चेंट बैंकर एंड स्टॉक एक्सचेंज, अगर कहीं भी किसी भी तरह से ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है तो क्या क्या अल्टरनेटिव का हम इस्तेमाल करें, क्या करने के लिए, अलॉटमेंट करने के लिए, क्या बेसिस रखें हम अलॉटमेंट का। फैसिलिटेटिंग लिस्टिंग, यानी कि लिस्ट भी करना है तो स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कैसे, इसमें मदद करेंगे, ये तब होगा जब इशू हो चुका है। अपलोडिंग ऑफ डेटा टू द डिपोजिटरी फॉर पेटिंग सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिकली, बताऊंगा जब आपको डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट पढ़ाऊंगा, यानी कि डिपोजिटरी सिस्टम जब पढ़ाऊंगा, जो भी शेयर्स आपकी फिजिकल फॉर्म में, अभी तक सब फिजिकल फॉर्म में आपके पास एप्लीकेशन वगैरह आया है, अब इन सारे के सारे शेयर्स में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डील होना है, यानी कि आप चाहते हैं कि सारे के सारे डील इलेक्ट्रॉनिकली हो। डील इलेक्ट्रॉनिकली होने का मतलब है जो मैंने आपको टर्मिनल दिखलाया था कि आप चाहे तो ऑनलाइन बाय कर ले, सेल कर ले, फर्दर बाद में लिक्विडिटी बना रहे इसके लिए, तो पहले उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो इसके लिए सारा का सारा डेटा जो है डिपोजिटरी को प्रोवाइड करेंगे कि हमारी कंपनी ने और जो है वो 1000 शेयर्स जो है वो इशू किए हैं, इतने शेयर्स इशू किए हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करना है।
डिस्पैच ऑफ रिफंड, शेयर सर्टिफिकेट, क्रेडिट एडवाइस। अगर किन्हीं का पैसा है तो पैसा वापस करेंगे, अगर किन्हीं को शेयर्स मिला है लेटर ऑफ ऑफर देंगे, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। जिनका दोनों चीज है दोनों चीज देंगे। पीरियडिक रिपोर्ट सबमिशन टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ऑब्वियस है जो भी आपका कि अभी तक इतने फॉर्म आ गए थे, ये आ गए थे, और कुछ दिनों के बाद जब इशू क्लोज हो जाता है उसके बाद भी जब तक लिस्टिंग का काम चल रहा था उस बीच के जितने भी तरह के इंफॉर्मेशन है, periodically जो काम आप किए जा रहे हैं, जिस भी तरह का कॉरेस्पॉन्डेंस अथॉरिटी के साथ किए जा रहे हैं, वो सब अप टू डेट करना। रिकंसिलेशन ऑफ रिफंड पेमेंट, जितने हमारे पास आए, जितना हमने पे किया वो सारे के सारे रिकंसाइल करना कि सही में इतना ही हमने शेयर इशू किया, इतने ही पैसे हमारे पास बचे होने चाहिए, बाकी सारा हमने लौटा दिया। जो हमने लौटा दिया वो सारे हमारे अकाउंट से डेबिट हो चुका है या नहीं हुआ है तो हमने उसको अलग अकाउंट में रख दिया है। अटेंडिंग टू पोस्ट इशू इन्वेस्टर्स क्वेरी, अगर इन्वेस्टर्स का कोई क्वेरी है कि किस तरह से जो है वो इशू हुआ है, अलॉटमेंट कैसे हुआ है, प्रो डेटा बेसिस पे क्यों हमें मिला नहीं मिला, जो भी चीज है इस तरह का अगर कोई क्वेरी है या हमारा रिफंड अभी तक नहीं आया है, सर्टिफिकेट नहीं आया है, ऐसे चीजों को एंटरटेन करना। और अगर वेब बेस्ड जो है वो कहीं पे किसी भी तरह का आपका क्वेरी है तो एक सिस्टम बनाना जिसमें आप बता दीजिए ताकि लोग खुद जान जाए, देख लें कि भाई हमें अलॉटमेंट हो चुका है या हमारा रिफंड आ रहा है या हमारा रिफंड अभी इस पोजीशन पे है, हमारा लेटर भी आ रहा है अलॉटमेंट का और रिफंड भी आ रहा है, अलॉटमेंट का लेटर कुरियर से भेजा जा चुका है, ये ट्रैकिंग नंबर है जो इतने दिन में आएगा, ये रिफंड के लिए जो भेजा गया है वो चेक भेजा गया है या एनईएफटी कर दिया गया है जो इतने दिन में क्रेडिट होगा, ये सारे चीजों का वेब बेस्ड जो है वो सिस्टम बना दिया जाए। तो ये सारे इनके जो है वो क्या है, पोस्ट इशू एक्टिविटीज। अब सबसे पहला चीज मुझे बताइए कि आरटीए से रिलेटेड चीज समझ में आया, क्योंकि मैं इसमें क्वेश्चन के क्या क्या टाइप होंगे ये डिस्कस करूंगा। आरटीए का वर्क क्लियर है? सर एक बार आप इसमें सेकंड फंक्शन जो रिकॉन्सिलिएशन है वापस बता सकते हैं एग्जैक्टली है क्या? जोर से बोलिए सर। एक बार आप इसमें जो सेकंड फंक्शन है रिकॉन्सिलिएशन वो बता सकते हैं? रिकंसिलिएशन कुछ नहीं होता, रिकंसिलिएशन का मतलब होता है जो भी चीजें की गई है उस चीज को चेक करना। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सुना है? यस सर। बस वही चीज है। रिकंसाइल करने का मतलब होता है एक तरह से रीचेक करना कि जो भी पैसे किसी को दिए गए हैं, जो भी शेयर्स किसी को दिया गया है वो सही से आया कि नहीं। तो यहाँ पे रिकंसिलिएशन में बड़े सारे काम करते हैं। जिस जो है वो कलेक्शन सेंटर ने कहा था कि मैंने इतना आज कलेक्ट किया, उनको भी हर दिन रिपोर्ट देते थे टोटल इतना किया है, तो जब फाइनल आप मिला लीजिए कि हाँ सही में हमें उस कलेक्शन सेंटर से इतने एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं, ये सब रिकंसिलिएशन का पार्ट हुआ। ओके सर। जो आपका काम था उसी को रिचेक कर दिया, तो यही तो काम है आपका इस समय, कलेक्शन करना, ये करना, जो भी करना। तो ये तब होगा ना जब सब हो चुका है, तभी आप देख पाएंगे ना। इशू हो चुका है तभी तो आप देखिएगा कि हाँ अब मैच करो कि भाई सबने सही तरीके से किया है। तो अब अगर आप आरटीए के हर चीज को समझ गए तो एक बार मैं रिकैप कर रहा हूं आरटीए वाले चीज को। क्यों? क्योंकि मुझे आपसे ये जानना है कि आप क्रिएट करेंगे कि इसमें क्वेश्चन कितने तरह का पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया आरटीए का फुल फॉर्म रजिस्ट्रार टू इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा आरटीए पे शॉर्ट नोट्स लिखना, तो आपको जो है वो आरटीए का सबसे पहले फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा, आरटीए, और तब ब्रैकेट में लिखिए रजिस्ट्रार टू इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, या आरटीए स्टैंड्स फॉर रजिस्ट्रार टू इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, या आरटीए मीन्स दिस, ये लिखना पड़ेगा। फिर इनके नेटवर्क वाले चीज को लिखिएगा। फिर इसमें आप लिखेंगे कि एज बीइंग रजिस्ट्रार टू इशू क्या काम है, मतलब क्या है, और कैसे जो है वो शेयर ट्रांसफर एजेंट है तो क्या काम करता है, ये छोटा सा चीज। अब अगर मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया गया कि इनके जो है वो प्री इशू वर्क, तो सिर्फ आरटीए को डिफाइन कीजिए और सिर्फ पॉइंट कहां से दीजिए, यहां से। चौधरी मत बनिए उस समय, पोस्ट में मत चले जाइए, यहाँ के जितने पॉइंट दीजिएगा 3 मार्क्स में आरटीए को डिफाइन कर दिया, और डिफाइन करने के बाद यानी कि आरटीए को यहां से उठाया, मीन्स बता दिया, मीन्स बताने के बाद इनका जो है वो नेटवर्क समझा दिया, और नेटवर्क समझाने के बाद इनका ये काम बता दिया, हो गए 3 मार्क्स में। अगर आपसे जो है वो पूछ दिया गया पोस्ट इशू, तो पोस्ट इशू के सारे चीज बता दीजिए आरटीए को समझाने के बाद। लेकिन अगर आरटीए पे शॉर्ट नोट्स पूछ दिया, वैसे केस में काम बढ़ जाएगा। आरटीए का मतलब बता दीजिए, रजिस्ट्रार टू इशू शेयर ट्रांसफर एजेंट। फिर उसके बाद आपको बताना पड़ेगा इनके जो है वो नेटवर्क वाले चीज को। फिर आपको बताना पड़ेगा कि जब ये ट्रांसफर एजेंट की कैपेसिटी में काम करते हैं तो क्या मतलब है, एक एक लाइन में जाएगा सब।
और जब ये रजिस्ट्रार की तरह करते हैं तो क्या काम करते हैं, बिल्कुल एक लाइन में हो जाएगा। 3 समय में ये काम करते हैं, 3 तरह से काम करते हैं, इशू से पहले, पोस्ट इशू, प्री इशू, ड्यूरिंग द इशू एंड पोस्ट इशू, इनके ढेर सारे काम है, ठीक है। और तब इनके 2-2 काम उसमें से लिख दीजिए। यानी कि अगर सिर्फ आरटीए पे पूछा, बेहतर तरीके से सब में से थोड़ा थोड़ा उठाना पड़ेगा। खाना खाने गए, सब में से थोड़ा थोड़ा चख लीजिए। बात क्लियर है? सर ये क्वेश्चन जो शॉर्ट नोट के 5 मार्क्स में आएगा ना फिर? मैं सेट करके अभी दे रहा हूँ आपको, ये 3 में दे, 5 में दे, 7 में दे, क्या पता। सर जितने का भी देगा उसी अकॉर्डिंग, लेकिन याद रखिए इसमें स्टफ ज्यादा है, इसलिए 3 मार्क्स में पूछेगा तो थोड़ा क्या लिखना है, ज्यादा लिखना है। अभी आगे दिखाऊंगा, अंडर राइटर या किसी के रहेगा ही बहुत थोड़ा सा, तो वो 5 मार्क्स या 15 भी पूछेगा तो भी आपको जो है वो उसी आसपास लिखना रहेगा। लेकिन ये अगर 3 मार्क्स में भी पूछेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लिखना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम आपकी शुरुआत में जो है वो सबसे पहले आरटीए मीन्स, उसके बाद आरटीए का कैपिटल वाला, दोनों कैटेगरी में ये होते हैं। फिर आपको बताना पड़ेगा कि रजिस्ट्रार की तरह काम करता है तो किस समय बोला जाता है रजिस्ट्रार की तरह, और कब बोला जाता है शेयर ट्रांसफर एजेंट की तरह। फिर जो है वो प्री इशू, पोस्ट इशू, ड्यूरिंग द इशू ये काम करते हैं, उसके एक पॉइंट 2-2 पॉइंट बता दिए। ये आपको बताना पड़ेगा 3 मार्क्स में भी। 5 का पूछा तो यही पॉइंट्स जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है? लेकिन ये नहीं है कि 5 का पूछा तो ये सब कुछ नहीं लिखेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ तब नहीं लिखेंगे जब आपसे सीधे पूछ दिया व्हाट आर द पोस्ट इश्यूज एक्टिविटीज एंड वर्क ऑफ आरटीए। आरटीए को हल्का सा डिफाइन करेंगे। आरटीए मींस रजिस्ट्रार टू इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, फॉलोइंग आर द पोस्ट इशू एक्टिविटीज ऑफ आरटीए। तक 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 ये पॉइंट लिखते चलेंगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। एग्जाम में लिखना, बार बार कह रहा हूं, बहुत जरूरी है किस तरह से आप लिखते हैं। जिन भी बच्चे को 30 के बाद आया है और लटक गए, इसका मतलब है उन्हें लिखना बिल्कुल नहीं आ रहा है, यानी कि उनके लिखने में कहीं चूक हो रही है। जो पहले ही लटक गए, इसका मतलब उनके कॉन्सेप्ट और राइटिंग दोनों में इशू है। तो ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे कंसेप्चुअली बहुत क्लियर है लेकिन लिख नहीं पाते, उन्हें पता ही नहीं कैसे सजाया जाए। बहुत सुंदर खाना बनाते हैं, शानदार खाना बनाते हैं, वही खाना जब आप सर्व करके देते, इतने गंदे तरीके से आप सर्व कर रहे हैं कि कोई खा ही नहीं रहा है। जब कोई खा ही नहीं रहा है तो उसे पता कैसे चलेगा कि कैसा आप खाना बनाते हैं। लेकिन आपके बनाए हुए खाना और उसे सर्व कर रहे हैं इतने शानदार तरीके से कि नाम हो जा रहा है कि यहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है। यानी बनाने वाले का अता पता नहीं और सर्व करने वाले की वाहवाही हो रही है। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि जितना ही अच्छा, जितना ही जरूरी पकाना है, उतना ही जरूरी उसे सर्व करने का तरीका भी है। वरना पकाने वाले छिपे रह जाते, पता भी नहीं चलता खाना किसने कुक किया है। जो सामने है फ्रंट पे, सिर्फ उसकी बड़ाई हो रही होती। कहीं भी आप जाते हैं, आप देखते होंगे रेस्टोरेंट वगैरह में कौन खाना बना रहा है इसका नहीं पता चलता है आपको। ले करके और सर्व कर रहा जो बंदा होता है, टिप उसी को जाता है, या जा करके कुक के जेब में डाल के आते हैं। जो सर्व कर रहा था। अगर वो सर्व सही से नहीं करे तो कितना भी अच्छा खाना है उसे मिलना है टिप। कभी कभी खाना उतना अच्छा नहीं भी है, फिर भी बंदे ने सर्व इतने तरीके से किया है, ऑर्डर इस तरीके से लिया है, इतना अच्छे से जो है वो आपके साथ वहां पे सर्विस दिया है कि आप फिर भी कुछ दे के आते। होता है ऐसा या नहीं होता है? तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है ये मैटर करता है, और ये बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और लिखना आना चाहिए, दोनों काम होना चाहिए। चलिए, तो ये माने इसमें से कुछ पूछना है, क्योंकि फिर लिखते वक्त कुछ नहीं पूछना, ये रूल हमेशा याद रखिए। और लिखते वक्त ये नहीं कि ध्यान कहीं और, लिखते वक्त सिर्फ जो लिख रहे हैं और जो मैंने बताया उसी को दिमाग में रखते हुए, और लिखते वक्त यही डाटा कैप्चरिंग एंड वैलिडेशन। तो आप ये लिख रहे हैं तो आपके दिमाग में यही बात आनी चाहिए कि सर ने यही बोला था कि जितने भी तरह से लोगों से जो जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, उन इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, उन इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन तो सही है। रिकंसिलेशन हाँ बताया था कि जितने जितने जगह से आया है चेक कर लेंगे कि उन्होंने सही बताया था, इतने उनके पास से आया है। अलॉटमेंट अल्टरनेटिव अरे प्रो डेटा बेसिस पे अलॉटमेंट कर रहे हैं या और कोई तरीका हो सकता है। मतलब जब आप इसे लिख रहे हो तो एकदम दिमाग में चल रहा हो कि मैंने क्या बोला था, कितना बोला था। तो उसी तरह से प्लीज किया कीजिए। 2 घंटे में बोल रहा हूँ, पूरे तरीके से दे दीजिए, बहुत कम एफर्ट लगेगा बाद में। कुछ पूछना है इसमें? सर अगर हम लोग 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, तो प्री इशू एंड पोस्ट इशू जैसे है उसके अंदर हम कितने पॉइंट्स लिख सकते हैं? 5 काफी होंगे? प्री बताया ना आपको, आपने सुना नहीं मेरी बात ठीक से। अगर कहीं पे कंटेंट ज्यादा है, अगर आप ज्यादा लिखेंगे तो मार्क्स नहीं कटता है, लेकिन अगर आप कम लिखते हैं तो जरूर कटता है।
तो अगर कोई भी चीज 5 मार्क्स का है और सिर्फ आरटीए पे शॉर्ट नोट्स पूछा है तो वैसे केस में आपको आरटीए का मीनिंग बताना पड़ेगा, यानी आरटीए स्टैंड फॉर दिस। इनका जो नेटवर्क वाला चीज है वो बता दीजिए, एक लाइन में वो खत्म हो गया, 2 लाइन में। इसके बाद बताइए कि ये जो है वो आपके जो है वो कैसे तीनों कैपेसिटी में काम करते हैं, इनके काम बता दीजिए, प्री इशू, ड्यूरिंग एंड पोस्ट इशू। और हर जगह से 2-2 पॉइंट उठा दीजिए, 3-3 पॉइंट। जैसे प्री इशू में ज्यादा पॉइंट है, पोस्ट इशू में सबसे ज्यादा है, तो पोस्ट इशू से 3 पॉइंट ले लीजिए। ड्यूरिंग द इशू 1 भी पॉइंट लीजिएगा तो चलेगा, 2 पॉइंट ले लीजिए प्रायर टू इशू। इस तरीके से हमेशा जब पिक कीजिए तो रेशियो में कीजिए, ये नहीं कि हर जगह से एक एक, जिसके कंटेंट ज्यादा है वहां से ज्यादा पिक होगा। अब आप मुझे एक चीज बताइए, आप खुद बताइए, प्री इशू एक्टिविटीज, ड्यूरिंग द इशू एंड पोस्ट इशू में आपको अंतर दिख रहा है किसमें ज्यादा पॉइंट है? यस सर, सर पोस्ट इशू तो मुझे एक चीज बताइए, आपका कॉमन सेंस क्या कहेगा कि सबसे एक पॉइंट उठाए? सर पोस्ट इशू से नहीं, इसका मतलब हमें यहां से 2 उठाना चाहिए, तब जो है वो इधर से हम एक एक उठाए तो चलेगा। सही कह रहा हूं? यस सर। अब इधर से 2 पॉइंट उठा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ से कितने पॉइंट उठाने चाहिए? 4 पॉइंट। 4 कहने का या 3 उठा रहे, एकदम एकदम गिन गिन करके ऐसे नहीं होता है, लेकिन जहां ज्यादा स्टफ है वहां से रिलेटिवली थोड़ा क्या कीजिए, ज्यादा उठाइए, चलेगा। अगर और भी आपको दिक्कत होने लगे तो ऐसे केस में 3 मार्क्स में अगर रहे और आपको बाइफर्केशन में दिक्कत हो, आप ऐसे मान लीजिए स्टूडेंट नहीं है जो खून का तिलक लगा देना चाहते। देखिए, कॉपी में खून के तिलक का मतलब होता है कि अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता तो मैं क्या करता, मैं एकदम नहीं थकता और एकदम पहले इसे डिफाइन करता मींस, और तब मैं इस चीज को लिखता कैपिटल एडिक्वेसी, और तब मैं लिखता कि दे आर वर्किंग इन 3 कैपेसिटी, फर्स्ट प्री इशू एक्टिविटीज ऑफ आरटीए, और ये हेडिंग देकर के मैं इसके 2 पॉइंट लिखता, ये देकर के मैं इसके 2 पॉइंट और ये देकर के इसके 2-3 पॉइंट लिखता, 5 मार्क्स में रहता। एक हुआ थकान, जिस बच्चे को थकान आ जाता है, चलो एहसान करते हैं, पढ़ते नहीं है पढ़ देते हैं, एहसान कर रहे हैं हम आंसर दे रहे हैं, वो क्या करते, वो लिखते पहले ये चीज जो मैंने भी लिखा, फिर वो लिखते ये चीज जो मैंने भी लिखा, लेकिन इसके बाद अब वो कहते बहुत हुआ थकान हो गई तो लिख सकते थे इसी चीज को, फॉलोइंग आर द एक्टिविटीज ऑफ आरटीए, और उसके बाद बिना कोई मेन हेडिंग दिए हुए इस सर से 1-2 पॉइंट, यहाँ के 1 पॉइंट और यहाँ के 2-4 पॉइंट दे दिया, कर सकते हैं। लेकिन ये नेक्स्ट बेस्ट अप्रोच हुआ या टॉप बेस्ट अप्रोच हुआ, आप खुद बताइए सर। नेक्स्ट बेस्ट तो मुझे बताइए, अगर ये 3 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स मिलने के चांसेस किनके होंगे, मेरे होंगे या आपके होंगे? सर आपके। सर आपके। आपको ये नहीं कि मार्क्स नहीं मिलेगा, 2 मार्क्स मिलेगा, 66% हो गया, बल्ले बल्ले शाबाश। अब आप तो कहते हैं बस पास हो जाए बहुत है, इसमें तो डिस्टिंक्शन हो जाएगा, 60 पे तो एग्जाम्पशन हो जाता है, यहाँ तो 66 हो जाए, मजा आ गया। लेकिन मैंने ऐसे लिखा है कि टीचर को लगा रहे ये बच्चा इसे 85 से कम तो नहीं दे सकते, बड़ा होनहार है, तो अब वो मुझे 2 नहीं देके 3 देंगे। ये भी तो गेम है जो मैं उस दिन कह रहा था, देखिए यहाँ एग्जाम्पल भी मिल गया। अगर 3 चाहते हैं तो ऐसे दम लगा दीजिए और ले लीजिए 100%। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अब जरा लिख लीजिए, देखिए बहुत थोड़े थोड़े चीज का अंतर होता है, आप यकीन मानिए, रैंक होल्डर और आप जो आंसर करते हैं, और बहुत थोड़ा का अंतर होता है जब आपके मार्क्स कर, किसी ने मुझे कहा था 30 मार्क्स कम हो गए, किसी बच्चे से मेरी बात हो रही थी, पिछले क्लास में आप लोग थे, तो ये जो 30 मार्क्स कम हुए, जरा सोचिए हर एक क्वेश्चन पे थोड़ा सा आपने जो है वो खून लगाने से आप चूक गए, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा चूक गए। क्यों? अंत में जो है वो थोड़ा होता, आप देखिए कोई काम कर रहे होते, कुछ बंदे को देखिए पूरा जान लगा दिया, थक गया है, लेकिन उसका काम में गजब परफेक्शन आपको दिखेगा। कुछ एक होगा, करेगा उतना ही काम, लास्ट में जाकर के थोड़ा सा हाँ मैं थक गया, बहुत हो गया, एकदम अंत में जाकर के गिव अप कर देता। मतलब गिव अप करना तो नहीं वर्ड बोलेंगे, लेकिन थोड़ा कम जो है वो टेम्परामेंट दिखलाता है, वहां पे दोनों में डिफरेंशिएशन आ जाता है। ठीक वैसा ही है, वही जो आप थोड़ा सा अंत में खून लगाने से चूक जाते हैं ना, अंतिम के 15-20 मिनट मत हाथ पैर को ऐसे तोड़िए, बंदा क्या करेगा, सब कुछ अगे तोड़ताड़ करना शुरू कर देगा। अरे क्या मत करो अभी ऐसा, अभी और लगे रहो, थोड़ा देर और जूझ लो, थोड़ी देर और उसमें देखो अरे इस क्वेश्चन में थोड़ा और लिख सकते हैं, हम यहाँ ये कर सकते हैं। यही अगर आपके टोटल 4 सब्जेक्ट है और जिसने 8 पेपर दिया होगा, हर पेपर में अगर जो है वो आप सोचिए 4 मार्क्स बढ़ जाते तो 32 हो जाता,
और एक पेपर में 4 मार्क्स बनने का मतलब अगर 4 क्वेश्चन के अंतिम के 15-20 मिनट में थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते लाइन, एक एक मार्क्स बढ़ जाता तो वो हो जाता। तो यही कम कैसे हो जाता है ये भी लोगों को पता नहीं चलता। और वही कोई अगर 150 पे जब रुक जाता है तब वो अपने आप को बोलता है अगर वो क्वेश्चन में मैंने अंतिम में 2 लाइन नहीं जोड़ा रहता तो आज मैं पास नहीं होता। तो इसीलिए मैं कहता हूं अंतिम तक पूरे डटे रहिए और देख लीजिए मजा, पूरे अगले 6 महीने मजा लीजिएगा। वरना एक अटेम्प्ट रुकता है तो फिर डर बना रह जाता है कि अगली बार क्या होगा। तो इसीलिए पूरा इस तरह से दम, यही चीजें पढ़ते वक्त रिवीजन के लिए। एक होता है हाँ पढ़ रहे हैं ज्यादा टेंशन नहीं, हाँ पढ़ रहे हैं, हाँ बीच में कोई एसएमएस आया हाँ देख लेते क्या फर्क पड़ता है, सर इतना बोलते हैं तो उससे क्या होगा। हाँ बीच में मम्मा बोली कि बेटा 2 पराठे भी खा लो, हाँ मम्मा लाओ गरम गरम पराठे, यही तो मजा है इस ऑनलाइन क्लास का। सर थोड़ा ना देख रहे हैं, पूछेंगे तो बोलेंगे ही नहीं। सर चिल्लाते रहेंगे, राशि प्रेरणा दिव्यांश हर्ष, हम चुप रहेंगे, क्या बिगाड़ लेंगे, दूर बैठे हैं। क्लास में रहेंगे तब ना सामने आ जाएंगे तो सर समझेंगे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो मैं ये नहीं कह रहा किसी का नाम लिया मेरे ऊपर मानहानि मत कीजिएगा सर, हम तो चुपचाप बहुत अच्छे से सुनते, बिल्कुल आप सुनते हैं, जो नाम याद था वो मैंने इसलिए बोल दिया। मतलब यह है कि एकदम जो है वो जिसको नहीं बोलते खून जला देना, ऐसे रिवीजन कर मत पढ़िए ज्यादा देर, लेकिन जब पढ़ रहे हो ना उस बीच में अगर व्हाट्सएप आए या कुछ भी आए नहीं देखना है। अगर कॉपी से पढ़ रहे रख दीजिए फोन वगैरह बगल में, बोल दीजिए घर में कि पढ़ाई कर रहे हैं अभी। देखिए घर वाले कभी डिस्टर्ब नहीं करते, क्यों करेंगे डिस्टर्ब, वो तो अगरबत्ती लेके बाहर खड़े रहे अगर आप बोल दें हम पढ़ाई कर रहे हैं तो। और उस समय रिवीजन कर रहे हैं 1 घंटे लेकर के बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसे करके रादर 20 मिनट जो है बिना 1 घंटे पढ़ भी रहे इधर बीच में एक इमोजी भेज देते हैं, या वो कुछ भी कोई भेजा ये भेज दिया या ऐसे कर दिया या हाथ जोड़ दिया, जो भी रहा बाद में जोड़ते रहेंगे, हाथ पांव सब जोड़ लेंगे, कुछ नहीं उस समय। देखिए जो काम 1 घंटे में होता है वो आपका 20 मिनट्स में होगा और आपके पास और समय रहेगा, बैठ करके तसल्ली से 10 मिनट कर लीजिए। तो जो काम 1 घंटे में 2 काम कर रहे थे, दोनों काम इनकम्प्लीट जा रहा था, आधे घंटे का टाइम देंगे, दोनों काम सही तरीके से होगा। बाकी आपके ऊपर है, आप लोग खुद बड़े बच्चे हैं समझदार। चलिए इसे लिख लीजिए, लिखते जाइए और बताते जाइएगा। यहां से आपको लिखना है इस जगह से, ठीक है। कुछ पूछना है आरटीए में बच्चे भक्तजनों? नो सर। ठीक, लिख लीजिए पहले आप, फिर पूछ लीजिए। Sir, done. Wait, sir, for a minute. ये बताइए। डन सर। 1 minute, sir. फिर कीजिए। Done, sir. नेक्स्ट पे आइए, चेंज हुआ।
Sir, done. Wait, sir. तो सर ठीक है, डन करें तो बताएं सर। डन सर। आइए, तो सर
Done, sir. आई एक्सप्लेन वेट सर, एक मिनट। करके बताएंगे। डन सर। आइए नेक्स्ट पे। सर डन। एक सेकंड सर। Done, sir.
Done, sir. Sir, wait. ठीक। Done, sir. ये next करते हैं। Done, sir. सबका done? Yes, sir.
Done, sir. Sir, wait. Sir, done. Sir, done. क्या वर्मा आगे डन है? Yes, sir. Yes, sir. कहते हैं रुकने के लिए वो जरूर बता दिया करें डन हो गया तो, क्योंकि लास्ट आवाज अगर आती है रुकने की तो मैं वेट करता हूँ या आप कहेंगे कि डन है। Done, sir. अब हमने मर्चेंट बैंकर के बारे में पढ़ लिया और किन के बारे में पढ़ लिया? Registrars and share transfer agents. बिल्कुल, आरटीए रजिस्ट्रार टू इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो ये जो हमारा मर्चेंट बैंकर है ये हो गया, आरटीए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा है अब फिर थोड़ा थोड़ा, इतना बड़ा आपको नहीं मिलेगा कोई इंटरमीडिएट। पहले जरा समझिएगा अंडरराइटर करता क्या है अंडरराइटर? बहुत छोटा सा है ये अंडरराइटर का एस्पेक्ट। अंडरराइटर का मतलब होता है कि जो आपके अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन को उठाए। अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन को उठाने का मतलब है, एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं और नॉर्मल लाइफ का लेते हैं अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन को समझने के लिए। मान लीजिए
दिव्यांश ने पैसा दिया, ठीक है, दिव्यांश ने जो है वो पैसे बोरो किए और ये पैसे उन्होंने जो है वो मान लीजिए किसी से भी बोरो किया, हर्ष से। लेकिन हर्ष जो है वो दिव्यांश को पैसे देते वक्त कहते हैं कि भाई पैसे तो दे रहा हूं लेकिन किसी का अंडरटेकिंग दो। वर्ड ध्यान से सुनिएगा, अंडरटेकिंग दो। दिव्यांश मुझे कहते हैं सर आप मेरा अंडरटेकिंग दे सकते हो। मैंने बोला ठीक है। मैंने हर्ष को कहा कि हर्ष अगर दिव्यांश पैसे नहीं देंगे तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं पैसे देने की। इसका मतलब मुझे बताइए मैंने ऑब्लिगेशन लिया या नहीं। दिव्यांश कल को पैसे देने से मुकर जाए तो पैसे किन्हें देने पड़ेंगे? आपको। लेकिन क्या मुझे पैसे पहले देने पड़ेंगे या दिव्यांश के मुकरने पे मेरी जिम्मेदारी क्रिएट होगी? तो दिव्यांश के मुकरने पे आपके। ठीक है, अगर दिव्यांश के मुकरने पे मेरी जिम्मेदारी क्रिएट होगी तो ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो मैं उठा रहा हूं, तो इसके लिए मैं दिव्यांश को कहता हूं कि देखो भाई हर्ष तो आपको तब तक पैसे नहीं देंगे जब तक मैं आपका क्या न ले लूं, अंडरटेकिंग न ले लूं। दिव्यांश ले रहे 10 लाख रुपए बोरो कर रहे हैं हर्ष से। कितने रुपए? 10 लाख। मैंने इनको कहा कि अगर आप मुझे कितना पैसा देंगे? 10,000। 10,000 रुपए, तो मैं ये अंडरटेकिंग लूंगा, वरना मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा क्योंकि 10 लाख देने में भी समय लगेगा आपको। पता नहीं कब क्या इरादा आपका हो, क्या क्या आपके साथ प्रॉब्लम आ जाए, सही में आप कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैंने तो हर्ष को बोला होगा अंडर राइटिंग में कि किसी भी कारण से अगर दिव्यांश नहीं देते हैं तो शाहरुख खान बना था मैं हूं ना, तो मैं हूं ना, तो अब मुझे देने पड़ेंगे। ये जो मैं अंडरटेकिंग दे रहा हूं इसके लिए मैंने कितने लिए? 10,000। अब सुनिए, मैंने इनको कहा कि अगर किसी भी कारण से आप पैसे नहीं देते हैं और आपके कारण जितना मुझे देना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा, समय पे आप नहीं देते हो, जितना मुझे देना पड़ेगा उतने पैसे पे मैं आपसे जो है वो 10% का इंटरेस्ट लूंगा। अगर मैं दूंगा तो कितना इंटरेस्ट लूंगा? 10%। मैं रिपीट कर रहा हूं, पूरे बात को ध्यान से समझिएगा। दिव्यांश कर्ज ले रहे हैं हर्ष से। हर्ष ने कहा नहीं दूंगा पैसे जब तक सर क्या ना दे, अंडरटेकिंग। ये सुनकर के दिव्यांश मेरे पास आए और बोले सर अंडरटेकिंग दे दो। मैंने बोला ठीक है, 10,000 रुपए अंडरटेकिंग दूंगा, इसका लूंगा। अगर मुझे आपके कारण कोई पैसे देने पड़े, किन्हें देना पड़ेगा? किन्हें मुझे देना पड़ेगा? हर्ष को। मैंने कहा कि अगर आपके नहीं देने के कारण अगर मुझे कोई भी अमाउंट देना पड़ा तो जो भी अमाउंट मैं तो हर्ष को दूंगा ही, लेकिन जो भी अमाउंट, जितना अमाउंट मैं हर्ष को दूंगा उतने अमाउंट पे आपसे बाद में कितना वसूलूंगा? 10% इंटरेस्ट। 10% का इंटरेस्ट। तो मुझे ये बताइए 10,000 रुपए पक्का है कि नहीं? देना ही पड़ेगा दिव्यांश को मुझे। यस सर। दिव्यांश ने मुझे दे दिया और जब दिया तो मैंने अंडरटेकिंग पे साइन किया या बिना पैसे लिए साइन कर दिया? क्या आपको लगता है? सर जब दिया आपने तब किया। हाँ जी, पैसे लूंगा तभी अंडरटेकिंग पे क्या करूंगा? साइन करूंगा। दिव्यांश ने सारे पैसे हर्ष को सही सलामत विथ इंटरेस्ट सही समय पे दे दिया। अब मुझे बताइए मेरे अंडरटेकिंग देने के कारण मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन आया? नो सर। तेजी से बोलिए, क्या आया कोई ऑब्लिगेशन? नो सर। मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन हमेशा चल रहा था, लेकिन कभी वो ऑब्लिगेशन जो एक्सरसाइज करने का मौका मुझे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन सिर्फ और सिर्फ तब आता जब अगर दिव्यांश पे नहीं करता हर्ष को 10 लाख। हाँ जी, जब जो है वो मना कर देते। तो इसका मतलब मुझे देना एक भी पैसा नहीं पड़ा, लेकिन मेरे पास पैसे कितने आ गए? 10,000। किस बात के? यही रिस्क लेने का मिला, यही अंडरटेकिंग का मिला। अब अगर मान लीजिए कि दिव्यांश जो है वो 2 लाख रुपया नहीं चुका पाते हैं, तो ये 2 लाख रुपया मुझे अपने पॉकेट से किसको देना पड़ेगा? हर्ष को।
अब 10,000 तो पहले मुझे दे दिया था दिव्यांश ने, अब ये जो 2 लाख मैं दे रहा हूं तो ये 2 लाख ही लूंगा इनसे या इस पे भी कुछ पैसे लूंगा? इंटरेस्ट 10% ट्रांसफर हो गया। interest. इस पे 10% इंटरेस्ट। यानी 20,000 इसका लूंगा एक्स्ट्रा। यस सर। अगर 1 लाख मुझे देना पड़ता इनके बदले में तो कितना लेता? 10,000। सर क्लियर है ये बात? अमाउंट भी इंक्लूड होगा ना जो आप पे करेंगे, क्या? इसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी इंक्लूड होगा ना जो हाँ, आप। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट तो वो देंगे, मैं एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूं कि जो मुझे उनसे एक्स्ट्रा मिलेगा, कमाई मेरी कह रहा हूं। एक कमाई तो मेरी हुई, अंडरटेकिंग जो मैंने जो है वो दिया वो हुआ ना 10,000 मेरी कमाई। यस सर। लेकिन कहीं मुझे कुछ देना लेना कुछ पड़ेगा। अगर अगर दिव्यांश सही समय पे हर्ष का पैसा दे रहे हैं तो ना, कहते हैं ना हाथ गीला ना पैर गीला, रंग लगो चोखा, कुछ ऐसा है ना। यस सर। हिंग लगे ना फिटकिरी, कुछ ऐसा ही है, भूल रहा हूं मैं भी। तो हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा। हाँ, क्या है? हिंग लगे ना, एक बार फिर बोलिएगा। हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा। ओके, तो ना हिंग लगा ना फिटकली और रंग एकदम चोखा है। तो मेरे 10,000 रुपए मेरे जेब में आ गए बिना कुछ किए, लेकिन मेरे ऊपर हर समय तलवार लटकी हुई है। कितने के लिए? 10 लाख का। 10 लाख के लिए। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ये कितना तक का पैसा नहीं चुका सकते हैं? 10 लाख। 10 लाख, इतना तक। तो ये जो मैंने लिया, इसका जो है वो क्या करना पड़ेगा मुझे? अंडरटेकिंग के लिए हमेशा पैसा अपना 10 लाख अलग रखना पड़ रहा है, ये रिस्क मेरे ऊपर है। ठीक है, ठीक ऐसे ही जो कंपनी के अंडरराइटर हैं वो क्या करते हैं? जो कंपनी के अंडरराइटर हैं वो बेसिकली क्या कहते हैं, जो अंडरराइटर होते हैं उनका क्या काम है? अंडरराइटर का काम होता है कि वो इस चीज को बेसिकली बतलाएंगे कि मैं जो है वो आपसे अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन लेता हूं कि अगर आपके शेयर इतने % सब्सक्राइब नहीं हुए तो वैसे केस में जो है मैं क्या करूंगा? वैसे केस में मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं उसे क्या करूंगा? पूरा सब्सक्राइब। करूंगा, यानी कि मैं वो शेयर सब्सक्राइब करूंगा। ध्यान से सुनिए, कंपनी में जब शेयर इशू करती है तो अंडरराइटर का काम है कि अंडरराइटर का काम होता है ही इज टेकिंग अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन कि इतने % की जिम्मेदारी मेरी। अब इतने % में यहां पे मैंने कितना % का अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन लिया? 100 का लिया कि दिव्यांश अगर पूरे पैसे भी नहीं देते तो पूरा 10 लाख मुझे देना पड़ता। मैं ये भी अंडरराइटिंग ले सकता था कि नहीं, अगर ये 2 लाख रुपए तक इनका जो है मैं क्या करूंगा? चुका दूंगा। अगर मैं 2 लाख रुपए तक चुकाने का बात करता तो वैसे केस में ये मुझे कमीशन सिर्फ कितना देते? 2,000, क्योंकि मैं अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन कितने का ले रहा हूं? 2 लाख का। 2 लाख। अब अगर ये पूरे पैसे भी नहीं देते हैं तो मेरी जिम्मेदारी बस कितना देने की है हर्ष को? 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख इतनी देने की है। और फिर वो जो 2 लाख दूंगा उस पे तो मैंने बोला है कि जितना पैसा देना पड़ेगा उस पे इंटरेस्ट लूंगा। तो ये 2,000 मुझे मिलेगा। अगर वो खुद पैसे दे देते हैं तो मुझे कहीं और कुछ देने की जरूरत नहीं होगी। कहने का मतलब है मैं 100% अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन भी ले सकता हूं और एक परसेंटेज, एक जो है वो सर्टेन अमाउंट का भी क्या ले सकता हूं? अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन ले सकता हूं। यही काम करते हैं आपके अंडरराइटर कंपनी के लिए। उन्होंने लाइसेंस वगैरह जो लेना है वो तो लिया ही लिया। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर मान लीजिए कंपनी के शेयर इशू हुए, कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर रही है, 1 लाख इक्विटी शेयर कंपनी इशू कर रही है। अब कंपनी सबसे पहला काम जो इनके साथ कर रही है कि इनके साथ एक रिटेन एग्रीमेंट होता है अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन का। अंडरराइटर जो इंटरमीडिएरीज है और वो लेते हैं कि मैं कितने % का कमिटमेंट करता हूं। अगर वो कहते हैं 100% अंडरराइटिंग कमिटमेंट है, यानी 100% अंडर रिटेन, ये सब टेक्निकल वर्ड हुआ। 100% अंडर रिटेन यानी 100% में ऑब्लिगेशन लेता हूं कि अगर आपके शेयर एक भी किसी ने नहीं लिया तो सारे 1 लाख शेयर लेने की जिम्मेदारी किसकी? मेरी। मैं जानता हूं कि कैसे मुझे किसको ये बेचना है, किस बैंक को किसको देना, ये मेरी जिम्मेदारी, मेरा हेडेक है। मतलब आपके 1 लाख शेयर जो है वो इशू होंगे ही होंगे, सब्सक्राइब होंगे ही होंगे, ये जिम्मेदारी मेरी। जब ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी लिया तो उसे ज्यादा जो है हमें कमीशन देना पड़ेगा या नहीं? यस सर।
हमने उन्हें कमीशन जो है वो दिया, मान लीजिए 1 लाख रुपए का अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन का कमीशन दिया, ठीक है। अब उनको कहते हैं कि जितना परसेंट उन्हें लेना पड़ेगा, ये फिक्स्ड कमीशन है, अब जितना परसेंट उन्हें लेना पड़ेगा उस पे जो है हम उनको जो है वो मान लीजिए कि जितने अमाउंट का वो ले रहे उस पे हम उनको जो है मान लीजिए हमने कहा कि 5% का क्या देंगे, कमीशन। क्या देंगे, कमीशन। क्लियर है, ध्यान से सुनिएगा। अब आपने 100% अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन लिया, कंपनी के शेयर्स मान लीजिए कि 80 लाख शेयर जो 80,000 शेयर जो है वो सब्सक्राइब हो गए, तो कितने शेयर बच गए, 20,000। 20,000। इन्होंने अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन कितने का लिया था, कितने परसेंट को 100%। सब्सक्राइब कराने का, 100% का। 100% को सब्सक्राइब कराने का इन्होंने जो है वो क्या लिया था, ऑब्लिगेशन लिया था कि 100% में क्या करूंगा, सब्सक्राइब करा दूंगा। अब 100% सब्सक्राइब नहीं हुआ, कितना बच गया, 20,000। ये 20,000 इन्हें लेना पड़ेगा या नहीं, यस सर। कंपनी के शेयर्स का कीमत मान लीजिए 10 रुपीज ईच है, समझने में आसानी होगी इसलिए। तो बताइए ये 20,000 शेयर्स के लिए इन्हें कितने जो है वो पैसे खर्चने होंगे, 2 लाख। 2 लाख। अब ये जो शेयर ले रहे हैं 20,000, इसके लिए इनको जो है वो कितना आप कमीशन देंगे, 5% 10,000 मिलेगा। 5% कितने का, 2 लाख का। तो ये कितना हो गया, 10,000। 10,000। ये 1 लाख रुपया पहले पकड़ा दिया था, फिक्स्ड कमीशन दे दिया था इनको शुरू में, यस सर। फिक्स्ड कमीशन। फिक्स्ड कमीशन से क्या कट कर लीजिएगा, क्योंकि तुझे तो 20% ही लेना पड़ा। सर फिक्स के ऊपर और वेरिएबल मिल जाएगा। हाँ जी, तो ये फिक्स कमीशन तो 1 लाख मिलना ही मिलना है। वेरिएबल का कितना पार्ट मिला इन्हें, 10,000। अंडरटेक किया उसका। कंपनी के शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो गए। अब बताइए पॉसिबल है या नहीं, 1 लाख आपने शेयर के लिए लोगों को रिक्वेस्ट किया, 10 लाख का आपके पास ऑफर आ गया, एप्लीकेशन आ गया, पॉसिबल या नॉट पॉसिबल, जल्दी बोलिए। पॉसिबल। यस सर पॉसिबल। खूब होता है, जोमेटो वगैरह सबके केस में हुआ। अब बताइए जब शेयर्स ही ओवर सब्सक्राइब है तो क्या अंडरराइटर को लेना पड़ेगा, नो सर। नो सर। अंडरराइटर का काम ही तब होगा जब शेयर्स क्या होगा, अंडर सब्सक्राइब। अंडर। तो अब वही फिर हिंग लगे ना फिटकिरी, जो बोले थे वो रंग लगे चोखा, तो आया ना चोखा रंग। यस इन्हें कुछ नहीं करना पड़ा, 1 लाख इनके पास तो आ ही गए, और चूंकि वेरिएबल में ना इन्होंने एक्सरसाइज किया ना उसका कमीशन मिला। यस सर। अब अगर इन्होंने बोला कि मैं आपसे जो है वो 10% का जो है वो अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन लेता हूं, या मैं आपसे 20% का अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन लेता हूं, तो इस केस में इनका फिक्स्ड कमीशन जो है वो बताइए पहले से ज्यादा होगा या कम, कम। सर कम होगा। अगर ये कहते हैं 10% का अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन लूंगा तो और कम। कम होगा। और कम नहीं होता जाएगा। यस सर और कम होगा। ठीक। अब अगर मान लीजिए कि कंपनी के शेयर्स 30% जो है वो सब्सक्राइब नहीं हुए, सिर्फ 70% हुए, और इन्होंने 10% का वादा किया था, तो इनका फिक्स कमीशन तो आप 10% वाला मान लीजिए जो था 10,000 दे दिए थे। अब इन्होंने बोला था मैं कितना परसेंट लूंगा, 10%। और शेयर सब्सक्राइब हुआ 70,000 हुआ है, 70%, 30% बचा रह गया, तो इनकी जिम्मेदारी कितनी शेयर लेने की है, सब्सक्राइब करने और लेने की। 10,000 shares 10%। ठीक है, क्या बाकी 20 के लिए आप इनको लीगली स्यू कर सकते हैं, नो सर। रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यस सर। रिक्वेस्ट तो हर जगह एक्सेप्टेबल है, कोर्ट ऑफ लॉ तक में रिक्वेस्ट चलता है, नहीं चलता है। Yes, मेरे sir. आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपको जो है वो इतने पैसे जो है वो दूंगा और इस डेट को दूंगा। अगर मैं रिक्वेस्ट करूं कि मुझे 2 दिन की मोहलत दे दीजिए, तो क्या ये इलीगल वर्क है? नो सर। नो सर। अगर आप कहते हैं नहीं कोई मोहलत नहीं दूंगा और मैंने नहीं दिया, अब मैंने ऑफेंस किया या नहीं? यस सर। लेकिन आप मेरी बात को मान गए और आपने एक्सटेंशन दे दिया, तो बताइए क्या ऑफेंस हुआ? नो सर। आपने 1 सप्ताह का और टाइम दे दिया, मैंने 5 दिन में दे दिया। हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट में था उसके 5 दिन बाद दे रहा हूं, लेकिन आप उसको कॉन्ट्रावेन करने से पहले मैं आपके पास पहुंच गया, जैसे ड्यू डेट आया उससे पहले पहुंच गया कि 5 दिन की 1 सप्ताह की मोहलत और दीजिए, उसके भीतर दे दूंगा। आपने कहा ओके,
मैंने 5वें दिन तक दे दिया, क्या ये कॉन्ट्रावेंशन हुआ? नो सर। तो मैं रिक्वेस्ट अगर कर रहा हूं तो कंपनी रिक्वेस्ट कर सकती है या नहीं अंडरराइटर से? Yes, sir. सर अंडरराइटर की मर्जी है, चाहे तो रिक्वेस्ट को माने चाहे तो, ना माने। और हो सकता है जब वो रिक्वेस्ट करे तो उस समय बोलेंगे ठीक है लेकिन इसका कमीशन जो है वो 5% नहीं लेकर के 8% लूंगा, बोल सकती है नहीं अंडरराइटर? Yes, यस sir. सर। ये तो सब डील है बेसिकली। लेकिन अगर वो 10% वाला लेने से मुकरे तो उसे लीगली सू कर सकती है कंपनी। तो ऐसे केस में कंपनी उनका बैंड बजा सकती है, उनके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है और से भी उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कैंसिल कर देगी। ओके सर। क्लियर है बात? यस सर। यस सर। तो अंडरराइटर का काम हुआ अंडरराइटिंग जो है वो क्या करना, अंडरराइट करना, कि मैं कमिटमेंट देता हूं कि अगर कोई डिफिसिट हुआ सब्सक्रिप्शन में तो वो मैं ले लूंगा। अब वो 100% का भी हो सकता है और फिक्स परसेंटेज भी हो सकता है, जितना उन्होंने बोला है उतना उनकी जिम्मेदारी है। इस चीज के लिए उन्हें दो तरह का जो है वो कमीशन मिलता है, एक है फिक्स्ड जो कि मिलना ही मिलना है। ये फिक्स कमीशन इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा का आप अंडरराइटिंग क्या दे रहे हैं, ऑब्लिगेशन ले रहे हैं, ऑब्लिगेशन। कितना ज्यादा परसेंटेज का। और दूसरा कमीशन होता है वेरिएबल कमीशन, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने जो अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन लिया था उसका कितना आपको क्या करना पड़ रहा है, एक्सरसाइज करना पड़ रहा है, वो कितना आपको फुलफिल करना पड़ रहा है इसके लिए। क्लियर है दोनों बात? यस सर। यस अब सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आखिर कोई अंडरराइटर को रखेगा क्यों, क्यों कंपनी ये पैसा देगी, ये भी तो एक मुद्दा है। मर्चेंट बैंकर का तो समझ में आया इतना काम कर दे रहा है, आरटीए का समझ में आ रहा है इतना काम कर दे रहा है, अंडरराइटर ये तो सिर्फ ऑब्लिगेशन ले रहा है मेजरली। सर सर अगर इन्वेस्टर्स सब्सक्राइब नहीं होगा तो प्रोसीजर। सर इन्वेस्टर्स को सिक्योर फील होएगा। सर अगर सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं होगा तो दोबारा से पब्लिक इशू करवाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, इसको अभी मैं थोड़ा बता रहा हूं, बहुत डिटेल में पब्लिक इशू में बताऊंगा। एक छोटा सा स्टेटमेंट दे रहा हूं, शायद आपको पहले पता हो तो बड़ा अच्छा है, अदरवाइज ज्यादा बॉदर नहीं होंगे इस स्टेटमेंट से। आईसीडीआर रेगुलेशन कहता है कि अगर आप पब्लिक के बीच में शेयर इशू कर रहे हैं और अगर 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ तो इशू फेल माना जाएगा। Yes, sir. इसको बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन। यानी वो उनका कहना है कि अगर 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि आपके शेयर में दम नहीं है, सबके पैसे क्या करने होंगे, रिफंड वापस करने होंगे। कंपनी 1 लाख शेयर इशू करना चाहती थी, कितना, 1 लाख 1 लाख, 1 लाख शेयर कंपनी इशू करना चाहती थी। लेकिन अगर यहां पे लोग जो है वो 92,000 शेयर ले लेते हैं तो वैसे केस में अंडर सब्सक्राइब है, ओवर सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब एट पार है, क्या है सिचुएशन? अंडर सब्सक्राइब है बट रिफंड नहीं करना पड़ेगा। अंडर सब्सक्राइब है, ये अंडर सब्सक्राइब है बट क्या इशू फेल है? नो No, सर। sir. नो सर इशू फेल नहीं हुआ क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेवल होता है 90%। 90% से ज्यादा नहीं, 90% भी टच हो गया तो माना जाएगा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन फुलफिल हो गया। अंडर सब्सक्राइब तो ये तब तक रहेगा जब तक 1 लाख में अगर एक शेयर भी कम है, आधा तो नहीं बोल सकता क्योंकि शेयर हमें कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, तो अगर एक भी शेयर जो है 99,999 शेयर भी अगर सब्सक्राइब होते हैं तो भी क्या बोलेंगे इसे, Under अंडर subscribe. सब्सक्राइब। अंडर सब्सक्राइब। लेकिन अगर 90,000 शेयर सब्सक्राइब हो जाते एग्जैक्टली 90,000 तो भी ये क्या माना जाएगा, मिनिमम सब्सक्राइब। तभी जो है ये माना जाएगा आपका कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन इसका अचीव हो गया है। अब 2 कंसर्न है यहां पे। पहला कंसर्न, प्रोजेक्ट को रिक्वायरमेंट थी पैसे की, 10 रुपए के रेट से इन्होंने शेयर इशू किया था 10 लाख की। कितना प्रोजेक्ट को रिक्वायर था, 10 लाख, तभी कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया ना। अगर 92,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ इसका मतलब है कि कितने पैसे कंपनी को आएंगे, 9.2 लाख। क्या कोई दिक्कत हो गई? नो सर। 9.2 लाख आएंगे। कंपनी के प्रोजेक्ट में 80,000 रुपए की कमी आ जाएगी या नहीं? यस। अब इस बात से मत बोलिएगा सर आप 80,000 इतना छोटा अमाउंट बोल रहे हैं, तो मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं इसीलिए। 8% कम होने का मतलब समझते हैं, जहां 15,000 करोड़ के फंड का रिक्वायरमेंट है वहां पे 8% और 10% मैटर करेगा या नहीं? Yes, sir. कहां से कंपनी लाएगी, क्योंकि कंपनी के प्रोजेक्ट को जब इतने पैसे की जरूरत थी तभी ना इतने का इशू ला रहे थे।
Yes, sir. तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में उस पैसे की डिफिसिट हो जाएगी। इसीलिए पहला वजह होता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव करना, ताकि बदनामी ना हो। और सही बताऊं आपको, अगर पब्लिक इशू आपका फेल हो गया तो ये उतनी ही बड़ी बदनामी की बात है कि बारात लगा हुआ है और एन मौके पे दुल्हन भाग गई। या व्हाई द बॉयज हैव ऑल द फन, दुल्हन भागने की जगह इस बार दूल्हा ही भाग गया। मान लीजिए सब कुछ तैयार है, दूल्हा जो है वो मंडप पे जाने से पहले बोला वॉशरूम जाता हूं, वहां से गायब हो गया। कहने का मतलब ये है कि उस समय बहुत ज्यादा बेइज्जती घर वालों की होती है या नहीं? Yes, sir. घर वाले चाहते कि बस ये लोग मिल जाए, गोली मार दें, काम खत्म कर। मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है कि इतना बड़ा ये इवेंट होता है कि अगर टीसीएस का इशू फेल हो जाए तो पोलैरिस, इधर इंफोसिस, ये सब तैयार बैठे हैं उन्हें मीडिया में हाईलाइट करने के लिए, जैसे मोहल्ले में होता है। उतना बेइज्जती, उतना ये खराब ना लगे, लेकिन अगले दिन से जो है इधर मिसेस शर्मा, मिसेस चड्डा, इनके बीच में गॉसिप चल रहा है, वो हर जगह फैला रहे। आजकल तो व्हाट्सएप और सारी चीज का जमाना है, रातों रात सब फैल गया, फेसबुक पे स्टोरी तक निकल गई। कहने का मतलब यह है कि चूंकि खतरा इतना ज्यादा है तो हम इसलिए इस रिस्क को उठाना नहीं चाहते हैं। मैक्सिमम कंपनी, मुझे एक चीज बताइए, जोमैटो सुने हैं नाम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सुने ना, उनके शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हुए थे 15 टाइम्स। सोचिए जरा, इतना ओवर सब्सक्राइब, जितने भी टाइम्स हुए हैं भूल जाइए, लेकिन ओवर सब्सक्राइब हुआ था एग्जैक्टली। Yes, तो आप गूगल Yes, पे sir. मार लीजिएगा सर्च, Yes, sir. ओवर सब्सक्राइब हुआ था। क्या उनको अंदाजा नहीं था कि उनका ओवर सब्सक्राइब होगा? हाँ या ना? पर होगा, अंदाजा बिल्कुल होगा, मार्केट सर्वे कराते हैं, ये ऐसे थोड़ा ना कर देते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने, पता है आपको कितना % अंडर रिटर्न कराया था? गेस वर्क कीजिए कुछ। सर 100%। बिल्कुल सही। डर क्या चीज है आप देख लीजिए, बदनामी क्या चीज है। 100% अंडर रिटर्न कराया था, कमीशन गया ना। Yes, sir. यस सर। Yes, अब sir. आप एक चीज मुझे बताइए, ऐसा सुने हैं शादी में रस्म कि लड़की जो है वो 4 दिन पहले से ही घर में रहती, बाहर नहीं जाती है, हल्दी दिस दैट लगाया जाता है, कुछ सुना है ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. लड़के को भी बाहर नहीं जाने देते हैं। Yes, sir. Yes, sir. आपने सुना होगा, मैंने झेला भी है। वो क्यों ये 4 दिन पहले करते हुए आपको पता है? मैं अब समझ पाया। और देखिएगा उस बीच में लड़की जहां भी जाएगी, अरे मीनू कहाँ गई है, एक्सक्यूज मी, अगर किसी का नाम ऐसे जो नाम आया मैंने बोल दिया। अब इससे ना ये सेंस मत लिखा सर मीनू कहीं कोई आपका तो नहीं, वो सब भी नहीं, नाम आया मैंने बोल दिया। अब जो है वो कहां पे, मीनू कहाँ गई, या चलिए ना प्रेरणा कहाँ गई, राशि कहाँ गई, शादी होने वाली, हाँ हाँ कोई है कि नहीं साथ में, हाँ हाँ मामी जी है, चाची जी है। क्यों भाई, प्रेरणा, राशि, मीनू ये बहुत बड़े जो है सेलिब्रिटी हो गए, ये कहां जा रहे हैं, कोई ना कोई साथ रहेगा नहीं, बल्कि किस लिए, अकेला नहीं छोड़ना है। पहले अगर जाती तो इतनी बदनामी नहीं होती, लेकिन अब शादी के सारे कार्ड छप गए, लोग आ गए, गेस्ट आ गए, इसलिए अंतिम 4 दिन तो इन्हें क्या करो, साथ में रखो, ताकि ये भाग ना पाए। ये बेसिकली होता है। हम समझते कितना वीआईपी ट्रीटमेंट मिला है, हम जहां जाते अकेला कोई नहीं छोटा, रूम में उसके साथ कोई है, हाँ है, ताई है, बुआ है, ठीक है। क्यों भाई, लोरी सुनाना है उसे? नहीं, ध्यान रखना है। यही है बेसिकली कंपनी के साथ भी बदनामी से बचना। ये क्या कहते हैं कि हम अंडर रिटेन कराएंगे। जितनी बड़ी कंपनी आप ज्यादा देखिएगा ना, मैक्सिमम कंपनी क्या कर लेती है, 100% अंडर रिटेन कर लेती है। क्लियर है अंडर राइटर के बारे में? Yes. Yes, sir. बाकी तो पब्लिक इशू के समय और भी बहुत बात करेंगे। तो अंडर राइटर मीन्स, क्लियर है, Yes, who sir. engage in business of underwriting of an issue। क्लियर है ये वर्ड? Yes, sir. Yes, sir. Underwriting is an arrangement where certain parties assure the issuing company to take up shares, debenture or other instrument, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनके लिए, in case of public subscription does not amount to expected level। याद रखिएगा, इससे रिलेटेड एक डिस्कशन में पब्लिक इशू के समय करूंगा और वहां पे मैं कोरिलेट करवाऊंगा कि बताइए इसको कोरिलेट कीजिए। पब्लिक इशू से बताऊंगा कि व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस व्हेन पब्लिक इशू गेट फेल, कौन कौन सर्कमस्टांसेस है। और उस समय एक क्वेश्चन आपके ऊपर मारूंगा कि क्या हर केस में अंडरराइटर जो है पब्लिक इशू होने से को फेल होने से बचा सकता है। लेकिन अभी ये इसीलिए नहीं बता आपसे रख सकता क्योंकि इसके दूसरे एस्पेक्ट अभी बचे हुए हैं। फेल होना और भी चीज पे डिपेंड करता है, लेकिन वहां पे ऐसा क्वेश्चन रहेगा और यहां से कोरिलेट आपको करना रहेगा। इसलिए पहले कह रहा हूं ये सब सारा चीज ध्यान रखिएगा, एक एक छोटी छोटी बात। एक्सपेक्टेड लेवल का मतलब यही है
आप जितना चाहते हैं उतने को लेकर के है। अंडर राइटिंग इज कंपल्सरी फॉर अ पब्लिक इशू, लेकिन क्या 100% अंडर राइटिंग इज कंपल्सरी फॉर पब्लिक इशू? No, नो sir. सर। नो। नेटवर्थ मिनिमम कितना? 20 लाख। जिसका नेटवर्थ 20 लाख है, जिस अंडर वही सिर्फ अंडर राइटिंग क्या ले सकता है? ऑब्लिगेशन ले सकता है। क्लियर है ये चीज? यस सर। चलिए, अब इससे रिलेटेड आप जो है वो चीज को पहले कॉपी कीजिए, फिर आगे बात करेंगे। इसमें इतना ही है, डन कीजिए इसको फटाक से। Done, sir. सबका डन? Wait. Sir, no, sir. जी सर, डन।
चलिए, सबका डन? सर बस 1 मिनट और। यस सर डन। चलिए, अब हमने अपने इस इंटरमीडिएरीज के लिस्ट में 3 इंटरमीडिएरीज हमारे हुए हैं। एक है मर्चेंट बैंकर, आरटीए और अंडरराइटर। अब बैंकर्स टू इशू, बैंक तो आप सुनते हैं, बैंकर भी सुनते हैं। ये बैंकर्स टू इशू क्या है? डिवेंचर ट्रस्टी, इसके बारे में पहले भी थोड़ा सा कहीं बात किया था, यहाँ पे और डिटेल बात करेंगे। डिवेंचर ट्रस्टी, ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर जो आप इतना नाम सुनते हैं, वो क्या है? अगर आप किसी कंपनी में पैसे लगाना चाहते हैं, आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, तो क्या कोई ऐसे पर्सन है जो आपकी मदद करेंगे, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टर्स एनालिस्ट होते हैं, ये सारे लोग, डिपोजिटरी, इन सब के बारे में हमें जानना होगा कि ये क्या करते हैं, किस तरह से हमारी मदद करते हैं, या किस तरह से हमारी यानी इन्वेस्टर्स या कंपनी की या मीडिएटर का काम करते हैं। तो ये सब हम लोग जानेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड। तो यहां तक के चीजों को एकदम अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, प्लीज लिखने का काम अच्छे से करिएगा। तो फिलहाल आज के लिए मेरी सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल, Thank you, sir. थैंक यू सो मच।